हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के क्लिनिकल फीचर्स और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ के देख लेते हैं। टाइप 1 में होगा अर्ली एज दैट इज़ लेस देन 35 ईयर्स, एब्रप्ट ऑनसेट मतलब एकदम से हो जाता है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया देखने मिलता है। पॉलीयूरिया मतलब यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, पॉलीडिप्सिया मतलब वाटर इनटेक बढ़ जाना, पॉलीफेजिया मतलब फूड इनटेक बढ़ जाना। ठीक है, फोर्थ लॉस ऑफ वेट देखने मिलेगा। फिफ्थ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कीटो एसिडोसिस और हाइपोग्लाइसीमिया देखने मिलेगा। सेकेंड है इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज में होगा, मतलब अडल्ट में देखने मिलता है। सेकेंड स्लो एंड इंसिडियस ऑनसेट, मतलब ये धीरे धीरे ग्रो करता है, पता नहीं चलता। थर्ड पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड ग्लूकोजूरिया देखने मिलेगा। पॉलीयूरिया मतलब वही यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, पॉलीडिप्सिया मतलब वाटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वाटर इनटेक की, और हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, और ग्लूकोजूरिया मतलब ग्लूकोज यूरिन से एक्सक्रीट होने लगेगा। फोर्थ है इसमें ओबेज होगा पेशेंट। फिफ्थ अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस रहेगी उसे। सिक्स्थ लॉस ऑफ वेट देखने मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस ना दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्यूट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन और एक होता है लेट कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो एक्यूट नाम से ही पता चल रहा है कि ये अर्ली देखने मिलेगा, लेट वाले जो हैं जिसको बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज़ है उसमें वो चेंजेस देखने मिलते हैं। तो एक्यूट में सबसे पहला है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस अगर आपसे अलग से भी पूछा जाए तो भी आप यही आंसर लिख सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव फीचर होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का। दूसरा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इसमें मोर देन 250 mg पर लीटर है। ठीक है, थर्ड ये होता कैसे है वो देख लेते हैं। सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड इंक्रीज ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ जाएगा और इंसुलिन का लेवल कम रहेगा इसमें, बहुत ही कम। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में लिपोलाइसिस होगी। बॉडी क्या करती है कि पहले ग्लूकोज को यूटिलाइज करना चाहेगी, पर इंसुलिन इतना कम है कि ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा ही नहीं पा रहा, तो बॉडी क्या करेगी, लिपिड को तोड़ना शुरू करेगी, तो लिपोलाइसिस होगा। लिपिड टूटेगा तो उससे क्या होगा, फ्री फैटी एसिड प्लाज्मा में बढ़ जाएगा। फ्री फैटी एसिड प्लाज्मा में बढ़ गया तो अब क्या होगा, लिवर जो है फ्री फैटी एसिड को ले लेगा। लिवर के पास इतने सारे फ्री फैटी एसिड हुए तो उसने क्या किया, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिटाइल कोएंजाइम ए टू कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट कर दिया एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में। ठीक है, कीटोन बॉडीज कौन कौन सी होती है मेनली इसमें, एसिटोएसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, अब ये जो कीटोन बॉडीज़ है इनका लेवल जब बढ़ेगा बॉडी में ज़्यादा तो उसकी वजह से कीटोनेमिया होगा और कीटोनूरिया, मतलब कीटोन ब्लड में भी बढ़ गया और कीटोन यूरिन से भी निकल रहा है। और ये कब होगा, जब अगर कीटोनेमिया कीटोनूरिया की कंडीशन है और अगर एक एक्सक्रीशन कम हो गया, जैसे मान लो किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, गलती से भी उस पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुआ तो कीटोन जो है वो बॉडी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कीटो एसिडोसिस होने लगेगा। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग। डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग का तो मतलब आपको पता ही होगा ना कि क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो कीटो एसिडोसिस हो रहा है, तो कीटो एसिडोसिस में तो एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ गया, तो बॉडी क्या चाहेगी, उसको कंपनसेट करेगी तो डीप और फास्ट ब्रीदिंग से, ताकि एसिड कम हो जाए बॉडी से, एसिड बाहर निकल जाए CO2 के फॉर्म में। फोर्थ मेंटल कन्फ्यूजन। फिफ्थ अल्टीमेटली कोमा में जा सकता है पेशेंट। सेकेंड हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक कोमा, इसका नाम थोड़ा बड़ा है, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक कोमा। ठीक है, ये कब देखने मिलेगा, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में, कॉज्ड बाय सीवियर डिहाइड्रेशन ड्यू टू सस्टेन्ड हाइपरग्लाइसीमिया डाययूरेसिस, मतलब किसी को बहुत डिहाइड्रेशन हो गया सीवियर, किसकी वजह से, हाइपरग्लाइसेमिक डाययूरेसिस होता गया तो अल्टीमेटली अगर किसी को डिहाइड्रेशन हुआ तो ये कंडीशन आ सकती है। थर्ड CNS साइंस आर प्रेजेंट। फोर्थ ब्लड शुगर एंड ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज, ये तो हेडिंग में ही लिखा है कि ब्लड शुगर और ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी। फिफ्थ थ्रोम्बोटिक एंड ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से थ्रोम्बोटिक और ब्लीडिंग के कॉम्प्लिकेशंस होने लगेंगे। ठीक है, और लास्ट मोर्टेलिटी रेट इसमें हाई होगा।
थर्ड है इसमें हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया किस में देखने मिलेगा? मेनली टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में। और किसकी वजह से होता है? इसके 3 रीज़न है। ड्यू टू एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन, या तो इंसुलिन ज़रूरत से ज़्यादा किसी ने इनटेक ले लिया, और दूसरा स्ट्रेस, तीसरा मिसिंग मील्स। आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि डायबिटिक पेशेंट्स जो है उनको शॉर्ट इंटरवल्स में मील्स लेना पड़ता है ताकि उनको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। अगर उनके कोई मील्स मिस हो गए तो उसकी वजह से उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, तो इसलिए उन्हें खास ध्यान रखना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें मे प्रोड्यूस परमानेंट ब्रेन डैमेज। हाइपोग्लाइसीमिया से ब्रेन डैमेज का क्या कनेक्शन है? क्योंकि अपना ब्रेन जो है वो एक्सक्लूसिवली ग्लूकोज को ही यूज़ करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर ग्लूकोज की कमी होगी बॉडी में तो ब्रेन डैमेज तो हो सकता है। फोर्थ है रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, जिसको सोमोगीज इफेक्ट भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस। मॉर्फोलॉजी और लेट कॉम्प्लिकेशन मैंने एक ही हेडिंग में इसलिए लिखा है क्योंकि यही मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी हैं जो हमें देखने मिलेंगे, और दूसरा कॉम्प्लिकेशंस भी यही हैं। कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही वो मॉर्फोलॉजिकली चेंज हो रहा है ना, इसलिए। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ रिजल्ट इन, पहला पैनक्रियाज में क्या चेंजेस देखने मिलेगा? रिडक्शन इन नंबर एंड साइज ऑफ आइसलेट्स। नंबर और साइज दोनों ही कम हो गया आइसलेट्स का। टाइप 1 में ज़्यादा होता है टाइप 2 से। दूसरा इंसुलाइटिस। तीसरा अमाइलॉइड रिप्लेसमेंट ऑफ आइसलेट्स। अमाइलॉइड जो है वो रिप्लेस करता चला जाता है आइसलेट्स में। ये टाइप 2 में ज़्यादा देखने मिलता है, टाइप 1 में तो एब्सेंट होता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक वैस्कुलोपैथी। नाम से ही पता चल रहा है वैस्कुलोपैथी मतलब वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें। सबसे पहला पॉइंट है एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस। कोई डायबिटिक पेशेंट जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस पहले था उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सेलरेट हो जाएगी कि बहुत तेज़ी से होने लगेगी, ये इसका हॉलमार्क फीचर है। सेकेंड, गैंग्रीन एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन देखने मिल सकता है। थर्ड, हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, amorphous hyaline thickening of the wall of arterioles causing narrowing of the lumen। हाइलिन का डिपोजिशन हो जाएगा आर्टेरियोल्स में जिसकी वजह से ल्यूमन की नैरोइंग होगी, ठीक है। फोर्थ, डायबिटिक माइक्रोएंजियोपैथी, diffuse thickening of basement membrane most evident in capillaries of the skin, skeletal muscle, retina, renal glomeruli, renal tubules, peripheral nerves and placenta। ठीक है। डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी किस में देखने मिलेगा? माइक्रो एंजियोपैथी, माइक्रो से क्या पता चलता है कि वो स्मॉल वाली वेसल्स में होगा, और एंजियोपैथी मतलब वेसल्स की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? डिफ्यूज थिकनिंग होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन की, जो कि ज़्यादातर हमें कैपिलरीज में देखने मिलेगा, जैसे कि स्किन, स्केलेटल मसल, रेटिना, रीनल ग्लोमेरुलाई, रीनल ट्यूब्यूल्स, पेरिफेरल नर्व्स में और प्लेसेंटा में। थर्ड कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या होगा? इसके 3 क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, मतलब 3 ग्लोमेरुलर सिंड्रोम्स होंगे जो एज अ क्लिनिकल फीचर हमें प्रेजेंट होगा। सबसे पहला है नॉन नेफ्रोटिक प्रोटीन्यूरिया, नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर। इन तीनों में से कोई एक भी पेशेंट लेके आ सकता है कंप्लेंट कि मुझे ये कंप्लेंट है, मतलब वो तो नहीं आएगा पर हमें एक ना एक चीज़ उसमें से डायग्नोज होगी, ठीक है। तो उससे हम पता लगाएंगे कि इसको अल्टीमेटली क्या था, डायबिटिक नेफ्रोपैथी था। इसका पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। मेटाबॉलिक डिफेक्ट क्या होता है इसमें? इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड रिकरेंट हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो बार बार होता है, ठीक है। सेकेंड है इसमें बायोकेमिकल चेंज इन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बायोकेमिकल भी चेंजेस होने लगेंगे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, जैसे कि इंक्रीज कोलाजन एंड फाइब्रोनेक्टिन, डिक्रीज प्रोटियोग्लाइकन एंड हेपारिन सल्फेट। कोलाजन और फाइब्रोनेक्टिन का लेवल बढ़ेगा और प्रोटियोग्लाइकन और हेपारिन सल्फेट का लेवल कम होगा। थर्ड, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन। नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन किसका होगा? हीमोग्लोबिन एंड अदर प्रोटीन जैसे कोलेजन एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन मटेरियल, रिजल्टिंग इन थिकनिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाएगी। फोर्थ, हीमोडायनेमिक चेंज जैसे कि इंक्रीज GFR विद ग्लोमेरुलर हाइपरट्रोफी देखने मिलेगा। फोर्थ कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशन, मतलब आंखों में भी कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। तो इसमें रेटिनोपैथी इज अ टाइप ऑफ ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशन इन डायबिटीज़, ठीक है। अपन बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी देखने मिलती है, तो वो इसका एक पार्ट है। तो डायबिटिक ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशन पहला है डायबिटिक
रेटिनोपैथी, दूसरा है कैटरैक्ट, तीसरा है ग्लोकोमा। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, दो तरह के लेजन्स इसमें देखने मिलेंगे, एक होते हैं नॉन प्रोलाइफेरेटिव जो मतलब आगे बढ़ेंगे नहीं, दूसरा है प्रोलिफेरेटिव जो बढ़ते चले जाएंगे। नॉन प्रोलिफेरेटिव में क्या क्या आएगा, एन्यूरिज्म, डॉट एंड ब्लॉट हेमोरेज, वैक्सी एक्सियुडेट, कॉटन वूल स्पॉट। ठीक है। प्रोलाइफेरेटिव में आएगा नियोवैस्कुलराइजेशन, विट्रस हेमोरेज एंड रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है। इसके अलावा फोर्थ है डिफेक्टिव इम्यूनिटी देखने मिलेगा हमें डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन, मतलब उसकी धीरे धीरे इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी जिसको डायबिटीज़ है। तो इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आप खुद से पॉइंट्स बता सकते हैं कि इम्यूनिटी कम है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। डिफेक्ट इन न्यूट्रोफिलिक फंक्शन, मतलब न्यूट्रोफिल्स जो है ढंग से फंक्शन नहीं करे तभी तो इन्फेक्शन हो रहा है, वो साइट पे ढंग से नहीं पहुंच पा रहे या फिर ढंग से साइटोकाइंस और वो सब रिलीज़ नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए, है ना। थर्ड है इम्पेयर्ड साइटोकाइन प्रोडक्शन बाय मैक्रोफेजेस। अब नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक न्यूरोपैथी। अभी हमने नेफ्रोपैथी देखा था, अब न्यूरोपैथी देख रहे हैं, अफेक्टिंग बोथ सीएनएस एंड पीएनएस। ठीक है, इसमें सीएनएस और पीएनएस दोनों अफेक्ट होते हैं। डिस्टल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी अफेक्टिंग बोथ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन। ठीक है, डिस्टल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी जो है इसमें मोटर और सेंसरी फंक्शन दोनों ही अफेक्ट होंगे। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से शुरू होता है ये और अपर एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लव्स एंड स्टॉकिंग टाइप ऑफ पॉलीन्यूरोपैथी। नेफ्रोपैथी गलती से लिख दिया है, पॉलीन्यूरोपैथी। फोर्थ है इसमें डिस्टर्ब बैलेंस इन बोवल, ब्लैडर, सेक्सुअल फंक्शन एंड मोनोन्यूरोपैथीज। ठीक है।